हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग का प्यारा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। आज से हम लोग का ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, प्रकृत संख्या के बारे में। अब प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या। जैसे बताओ, यहाँ पे गिनती में ये प्रकृत संख्या है कि ना, एक मार्कर एक दो मार्कर, ठीक, एक ए बोर्ड, तो तीन हुआ कि ना। तो इसी तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, लिखेंगे गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे गिनती कहाँ से चालू करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। अच्छा, इसको एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं। पहला इसे क्या चीज लिख सकते हैं कि इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, प्रकृत संख्या के बाद। प्रकृत संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या चीज पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं छोटे, होल नंबर। अब यहाँ से आता है कि होल नंबर किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखना कि प्रकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे ना, तो हम लोग का पूर्ण संख्या बन जाता है। तो हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या में गिनती की संख्या में संख्या संख्या में शून्य को शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं मतलब गिनती के संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे तो कौन सी संख्या का निर्माण हो जाएगा, पूर्ण संख्या का। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, गिनती की संख्या 1 2 से स्टार्ट होता है, उसका पहले जीरो लगा दीजिए, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये कौन संख्या बन गई, ये संख्या बन गई पूर्ण संख्या। अच्छा, इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो इसे W से सूचित किया जाता है। तो हम लोग इसको एक और पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसे W से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। अच्छा, पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब देखो बाबू, यहाँ पे ध्यान देना, पूर्णांक संख्या। देखो, पूर्णांक संख्या में आप लोग ध्यान देना ना कि हमको सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिख कर बताते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, हम लोग लिखेंगे क्या चीज, जैसे ही मान लो कि पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका बाद इधर चालू होगा क्या चीज, इधर होगा -1 कॉमा -2
कॉमा -3 डॉट डॉट डॉट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना, क्या चीज बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से बनी संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन क्या चीज लिखेंगे, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट समझिएगा, इसे हम लोग क्या चीज से सूचित कर सकते हैं, तो इसे हम लोग कैपिटल आई या हम लोग किस चीज से सूचित कर सकते हैं, जेड से सूचित करते हैं। जेड से सूचित करते हैं। यहाँ तक कहानी ठीक ठाक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को देखिएगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग का कौन सी संख्या प्राप्त पता चल रहा है, और इस भाग में कौन सी संख्या पता चल रहा है, और इस भाग में कौन सी संख्या पता चल रहा है। अगर आप लोग 1 2 3 4 5 देखिएगा ना, तो आप लोग का पता चल रहा होगा कि भैया ये धनात्मक संख्या है। कौन संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अच्छा इस भाग को देखिएगा तो आप लोग बोलिएगा कि यह शून्य पूर्णांक है। कौन संख्या है, शून्य संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। अब अगर इस भाग को देखिएगा तो आप लोग का पता चलेगा कि कौन संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब इसमें देखिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या को कितना भागों में बांट दिया गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक में वैसा संख्या जिसका पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो वो ऋणात्मक, शून्य पूर्णांक में सिर्फ जीरो आएगा, और धनात्मक पूर्णांक में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा। ठीक है। अच्छा हम लोग का यहाँ एक डॉट पूछा जाता है ना कि शून्य धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या है, तो ना ही शून्य धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पॉइंट में, हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं ना कि शून्य ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक संख्या होती है, ना ही धनात्मक संख्या होती है। ठीक। अब यहाँ इतना हो जाने के बाद एक दो नोट पॉइंट हम लोग और लिखेंगे। नोट पॉइंट नंबर 1 जो हम लोग का 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाएगा ना कि बताइए प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ बोलिए, और अगर आपका जवाब ना है तो ना बोलिए, लेकिन साथ में आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा कि अगर सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा तो क्यों, और अगर सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा तो क्यों। तो देखो अगर आप हमको से पूछिएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। क्यों से सुनिएगा। प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्या आता है, 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट। और पूर्ण संख्या में कौन सी संख्या आता है, 0 1 2 3 4।
अब देखो प्रकृत संख्या 1 2 3 4 पूर्ण संख्या में आया कि ना? हाँ, पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 आया। लेकिन बताओ पूर्ण संख्या में कभी प्रकृत संख्या में एक जीरो आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होते। तो हम लोग लिख सकते हैं प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, परंतु प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकते। ठीक, मतलब प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या कभी प्रकृत संख्या नहीं हो सकते। इसी तरह से सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। तो आप लोग नोट पॉइंट नंबर 2 खुद से लिख लीजिएगा। क्या चीज लिखिएगा? कि सभी प्राकृत पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। यहाँ तक आप लोग का सब ठीक ठाक चल रहा है, तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे और इस पॉइंट को सिर्फ हम बता के दिखाएंगे, देखना। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है ना छोटे, वो हम लोग का पढ़ना है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। और कौन सी संख्या? भाज्य संख्या का एक और नाम क्या है? यौगिक संख्या। क्या ची नाम है? यौगिक संख्या। हम लोग इसको डिफिनेशन लिखेंगे ही। इसमें भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होता है? तो वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक अलग अलग फैक्टर होते हैं। वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक अलग अलग फैक्टर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो इसका डिफिनेशन लिख दें, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर बोले तो गुणनखंड होता है। जैसे में आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा, हम इस जगह पे एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे 1 को अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 और 1 ही आएगा, तो ये तो 2 फैक्टर हुआ, लेकिन 2 से अधिक नहीं आना है, तो ये तो भाज्य संख्या हुआ ना। आप लोग अब देखिएगा 4 को फैक्टर अगर तोड़िएगा तो 1 से भी टूटेगा। अगर 4 को फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से भी टूटेगा। अब अगर 4 को फैक्टर तोड़िएगा तो कितना से टूटेगा? गुणनखंड कीजिएगा तो 4 से भी टूटेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इसका एग्जाम्पल, भाज्य संख्या का जो एग्जाम्पल है ना, कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगर आप 5 को देखिएगा तो 5 सिर्फ 1 और 5 से टूट रहा है फैक्टर, तो ये तो भाज्य होगा नहीं। लेकिन आप 6 का देखिए, अगर 6 का देखिएगा तो ये 1 से भी गुणनखंड हो रहा है, ये 2 से भी हो रहा है, ये 3 से भी हो रहा है, और ये 6 से भी हो रहा है। तो इस शर्त को पालन कर रहा है कि नहीं? तो पालन कर रहा है। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा? 6, इसी तरह से हो जाएगा 8, इसी तरह से 9, इसी तरह से 10, डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है। अब इसमें आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, या सबसे छोटी यौगिक संख्या कितना होता है? तो हम लोग इस जगह पे लिख दे रहे हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या
यौगिक संख्या कितना होता है छोटे? तो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो आप लोग अभी क्या क्या पढ़े? प्रकृत संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, पूर्णांक संख्या पढ़े, उसका बाद कुछ 2-3 नोट पॉइंट देखें, उसका बाद भाज्य संख्या या यौगिक संख्या देखें। फिर आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, उसका बाद फिर 2 पॉइंट आगे पढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो हम लोग भाज्य संख्या में अभी क्या देखे, जिसका वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोग का याद रखना है ना कि इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो इसका डिफिनेशन होगा वैसा संख्या जिसका सिर्फ दो अलग अलग फैक्टर होते हैं। सिर्फ 2 अलग अलग फैक्टर बोले तो गुणनखंड होता है। तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं? अभाज्य संख्या। मतलब जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा। कहने का अर्थ है सिर्फ 2 ही संख्या से भाग से कटेगा। एक संख्या स्वयं होना चाहिए और दूसरा संख्या 1 होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे छोटू, 1। अगर हम लोग 1 को एग्जाम्पल देखते हैं तो एक संख्या तो 1 ठीक हो गया और एक संख्या खुद हो गया। लेकिन बताओ ये 2 फैक्टर हुआ, ठीक बात है, लेकिन क्या इसका अलग अलग फैक्टर है? नहीं भैया, अलग अलग फैक्टर नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है? 1 है। इसलिए क्या होगा? इसलिए ये 1 अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग देखिए 2, अगर हम लोग 2 को देखेंगे तो एक तो संख्या 1 से भाग लग रहा है और एक संख्या 2 से ही भाग लग रहा है। उसका बाद और कोई संख्या बताइए जो इस 2 को पूरी विभाजित कर सके, तो वैसा कोई संख्या नहीं बना। तो हम लोग का यहाँ से प्राप्त हो गया कि इसका 2 फैक्टर है और दोनों अलग अलग है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा छोटे? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल 3, 5, 7, 11, 13 etc इत्यादि चलता चला जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है। एक क्वेश्चन हर बार कभी कभी रिपीट कर देता है ना कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी रूढ़ संख्या कितना होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या 2 होता है। तो हम लोग इसका लिख देते हैं पॉइंट में, नोट पॉइंट में, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर में कितना? 2। ठीक, यहाँ तक कहानी ठीक ठाक हो गया। तो हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिए। अब देखो हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है ना, वो पॉइंट पढ़ना है सह अभाज्य संख्या। क्या चीज पढ़ना है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं? तो सह अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या चीज बोलते हैं छोटे? को प्राइम नंबर। अब सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा संख्याओं का युग्म, लिख देते हैं, वैसा संख्याओं का युग्म बोले तो पेयर। क्या चीज छोटे? पेयर। वैसा संख्याओं का युग्म जिसका HCF बोले तो HCF, इसको हम लोग बोलते हैं मस्सा। कितना प्राप्त हो? जिसका HCF 1 प्राप्त होता हो। जिसका HCF कितना प्राप्त होता हो? 1 प्राप्त होता
हो तो उसे को प्राइम मतलब सह संख्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं? को प्राइम या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल सुनिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2,3 कि मान लीजिए कि कोई संख्याओं का क्या चीज है? युग्म है। अब इसमें हम लोग का देखना है कि बताइए कि यह एक सह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भाग विधि से हम लोग बना लेंगे HCF। तो 2 से बड़ा में भागा देंगे छोटा से, तो 1 मरतबे लगेगा तो 2 आएगा, घट के कितना आया? 1। शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए शेषफल भाजक बन गया और जो भाजक था वो भाज्य बन गया। फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो 2, यहाँ से शेषफल क्या आ गया? 0। और हम लोग भाजक विधि में भाज्य विधि में पढ़े हैं ना कि जहाँ पे शेषफल 0 के बराबर होता है तो उसी का भाजक क्या बन जाता है? तो उसी का भाजक हम लोग का HCF बन जाता है। तो बताइए यहाँ HCF बराबर कितना आया छोटे? 1 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2,3 है बाबू, वो एक सह अभाज्य संख्या है। अब हम लोग इसमें बेसिक थ्योरी में हम लोग 2 पॉइंट और पढ़ेंगे। जो पहला पॉइंट है वो क्या है? परिमेय संख्या, और दूसरा पॉइंट है अपरिमेय संख्या। और एक हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परिमेय का, उसका बाद वीडियो एंड करेंगे। तो हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है छोटे, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है हम लोग यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम आगे डिफिनेशन लिखते हैं उसका बाद समझाते हैं। वैसा संख्या जिसे P/Q, P बोले तो अंश और Q बोले तो हर, P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां P और Q पूर्णांक संख्या होता है, P और Q पूर्णांक संख्या होता है तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होता है तो उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ से सुनिएगा डिफिनेशन, फिर से एक बार बताते हैं। वैसा संख्या जिसे P/Q कहने का मतलब है अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है जहां P और Q पूर्णांक संख्या होता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग समझना छोटे। जैसे इसका एग्जाम्पल मान लो 2/1, तो बताइए ये सबसे पहले अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं? तो हाँ सर, अंश बटा हर के रूप में लिखा हुआ है। पहला नियम शर्त लागू हो गया। दूसरा शर्त हम लोग का ये देखना है कि P और Q कौन संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। और अभी हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़ें तो देखिए तो 2 पूर्णांक संख्या है या नहीं? हाँ 2 पूर्णांक संख्या है। साथ ही साथ 1 देखिए तो पूर्णांक संख्या है या नहीं? तो हाँ 1 भी पूर्णांक संख्या है, तो ए वाला भी शर्त लागू हो गया। तीसरा शर्त क्या है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q बोले तो हर 0 के बराबर है नहीं, हर 1 का बराबर है। तो इसलिए ये एक प्रकार का कौन संख्या है छोटे? ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो आप लोग बता सकते हैं 22/7 कौन संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या, मतलब 100 बात का एक बात बोले
तो हम लोग का हर देखना है। अगर हर 0 हो जाता है तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा, और अगर हर 0 नहीं होता है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे आप बताइएगा एक क्वेश्चन और, बताओ 0/1 कौन संख्या है, तो 0, तो 0 P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। P और Q दोनों पूर्णांक है, ये भी ठीक है। साथ ही साथ देखिए Q 0 के बराबर है का, नहीं, Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन एक ऑप्शन और देखिएगा, जैसे लिखा रहेगा 2/0, 2/0 रहेगा छोटू, तो समझना कि 2/0 न है, तो बताइए P/Q के रूप में लिखा हुआ है, हाँ P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P और Q पूर्णांक संख्या है, तो हाँ P और Q पूर्णांक संख्या है। अब तीसरा शर्त क्या देखना है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा Q किसका बराबर है, 0 के बराबर है, तो इस शर्त को पालन नहीं न कर रहा है, इसलिए कौन संख्या है बाबू, ये है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, इसको एक पॉइंट और लिख सकते हैं ना कि इसे हम लोग का चीज से सूचित करते हैं, तो इसे Q से सूचित किया जाता है। किसको से सूचित किया जाता है, Q से सूचित किया जाता है। अब हम लोग का एक लास्ट पॉइंट पढ़ना है, वो है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है वो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या चीज बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब यहां से समझिएगा सब कोई, इरेशनल नंबर क्या है, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख दो इसका डिफिनेशन, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सॉरी, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं छोटे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखो सुनना, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट में कि 2/0। बताओ इसको भागा देतेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एक पाई भी एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे समझिएगा आप लोग, पाई एक कौन संख्या है छोटे, अपरिमेय संख्या। लेकिन बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है कि पाई का लगभग मान 22/7 होता है, और बच्चा कंफ्यूज में रहता है कि पाई का मेन वैल्यू 22/7 होता है। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम लोग का पाई का मान 22/7 रखा जाता है, लेकिन पाई का मान इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह से आप लोग बताइए 2.3210, फिर 00 2 फिर 000 डॉट डॉट डॉट। मतलब आप लोग याद रखना ना कि अगर दशमलव में लास्ट में डॉट 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 लग गया तो समझ जाइए कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसका बाद बताइए √3 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। बाकी बात सिलेबस जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें और बहुत सारा इसका बात बताएंगे। ये सब तो हम लोग का बेसिक थ्योरी है जो आना चाहिए चैप्टर को पढ़ने से पहले। अब देखिए एक पॉइंट और हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या चीज नाम है छोटे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
तो हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अगर इसमें आप लोग देखिएगा ना तो बताइए, हम लोग इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को हम लोग बोलते हैं भाज्य। इस वाला भाग को क्या बोलते हैं? इस वाला भाग को बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। इस वाला भाग को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं भाजक। भाजक। और यहां से जो हम लोग का यहाँ आता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? शेषफल। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या को भाज्य बोलते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जो संख्या हम लोग का प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं भागफल और शेषफल। अब आप लोग याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भागफल को क्या चीज से सूचित किया जाता है? Q से। भाजक को क्या चीज से सूचित किया जाता है? A से। सॉरी, भाज्य को A से सूचित किया जाता है, भाजक को क्या से सूचित किया जाता है? B से, और शेषफल को क्या से सूचित किया जाता है? R से। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। क्या होगा छोटे? प्लस का शेषफल। हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? तो बताइए, अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखना चाहें तो आप लोग हमेशा प्रमेयिका के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? A बराबर B गुना Q प्लस का R, यही ना लिख सकते हैं। अच्छा, भागा देना कहाँ खत्म होता है? भाग लगना तब खत्म होता है जब शेषफल भागफल से क्या आ जाए? भाजक से क्या आ जाए? छोटा आ जाए। जब शेषफल भाजक से छोटा आता है तो हम लोग का भाग लगना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे जहां जो शेषफल है वो जीरो के बराबर और शेषफल है जीरो के बराबर और जीरो से छोटा है, बड़ा है, लेकिन B से क्या है? लेकिन B से छोटा है। हम लोग A पॉइंट लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे? हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में A बराबर मतलब भाज्य बराबर फॉर्मूला बताइए, तो आप लोग क्या बोलोगे? B गुना Q प्लस R, मतलब भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब हम ये बोले कि भागफल देना कहाँ समाप्त होता है, तो भाग देना कहाँ समाप्त होता है? तो हम आप लोग का बोले ना कि जब शेषफल जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है लेकिन भाजक से क्या चीज आए? छोटा है, तो हम लोग भाग देना बंद कर देते हैं। तो यही है, आप लोग का ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना वो मोस्ट VVI पॉइंट है। आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए सही कथन है, तो हम लोग का सही कथन यही है, A बराबर B गुना Q प्लस R, जहां जो R है वो जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा है, लेकिन B है वो क्या, सॉरी, जो R है जो B से क्या है? छोटा है। तो यहाँ तक आप लोग का कहानी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना साथी संगति को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा पढ़ाई कर सके यूट्यूब से। और साथ ही साथ हम लोग का ये थ्योरी का पहला एक्सरसाइज का पहला लेक्चर था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा। क्या चीज पढ़ेंगे छोटे? डॉक्टर केसी सिन्हा। हम लोग का लक्ष्य यही है कि 2026 के एग्जाम में कम से कम कितना नंबर क्रॉस करना? टारगेट है 450 नंबर क्रॉस करना बिहार बोर्ड में। ठीक, उनका लिए हम सब चीज करवाएंगे। अगर आप लोग 100 में 100 मैथ में लाओगे तो उसका लिए हम कुछ और अलग प्रावधान करेंगे आपको लिए। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कितना मार्क्स का पढ़ रहे हैं? 6 मार्क्स का। और आप लोग के थ्रू हम जानकारी देना चाहते हैं कि 17 तारीख से एग्जाम हो रहा है, 10 का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग साइंस और मैथ में VVI क्वेश्चन कल से लाना स्टार्ट कर देंगे। तो अपना जो इस वर्ष एग्जाम दे रहे हैं आपको भाई बहन
उनको इन्फॉर्म कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए ओके बाय। जाते जाते आपको एक कहानी शायरी सुना देता हूँ, मोटिवेशनल शायरी है, देखिए। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। इसी के साथ आप लोग से हम अलविदा होना चाहेंगे। थैंक यू।